नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली इंसाइडर और मैं हूं अश्वनी सिंह। आज हम बात करेंगे उस शख्सियत की जो देश में सेवा देने के बाद अब अलग अलग संगठनों के द्वारा सामाजिक सेवाओं में जुड़े हुए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेजर वीरेंद्र सिंह तोमर सिंह का। वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डेली इंसाइडर पर। जी, धन्यवाद। वीरेंद्र जी, आप एक लंबे समय तक देश की सेवा में रहे हैं और उसके बाद आप तमाम सामाजिक संगठनों से जुड़े हैं, उसके माध्यम से भी सेवा दे रहे हैं। सबसे पहले हम सेना के बारे में जानेंगे कि किस तरीके का आपका कार्यशैली रहा है, कहाँ किस संगठन में आप रहे, उसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानकारी दीजिए। सबसे पहले तो माँ भारती की सेवा करने का एक परम सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं भारतीय सेना की पैदल सेना में रहा और भारत के तमाम सेक्टरों में, चाहे पूर्वी सेक्टर हो, पश्चिमी सेक्टर हो, उत्तरी सेक्टर हो, दक्षिणी सेक्टर हो, सभी सेक्टरों में बॉर्डर पे और बॉर्डर के अंदर दुश्मन के साथ और आंतरिक सुरक्षा के लिए भी काम करने का मौका मिला। और उसके बाद में सेवानिवृत्त होने के बाद में एक सैनिक कल्याण विभाग होता है, जिसमें सैनिक कल्याण विभाग में भी विभिन्न जनपदों में काम करने का मौका मिला, जैसे रायबरेली, कन्नौज और फर्रुखाबाद। और उसके साथ भी सेवानिवृत्त होने के बाद में भी जो भारत के समृद्ध भारत के परिदृश्य में जो घटनाएं, चाहे हमारे देश के अंदर हों चाहे देश के बाहर हों, पूरे विश्व में हों, उस परिदृश्य में भी लोगों के बीच में एक जागरूकता पैदा करना, जिससे कि हमारा भारत मजबूत भारत, समृद्ध भारत और संगठित भारत, सुरक्षित भारत और शांतिमय भारत विश्व के हर कोने में अपना दावा और बुलंदियों के साथ माँ भारती का तिरंगा लहरा सके। इस संबंध में थोड़ा बहुत जनता के बीच में जाता हूँ और उनको जागरूक करता हूँ। धन्यवाद। वीरेंद्र जी, बात करें, आप एक लंबा अनुभव रहा है सेना में और तमाम सुरक्षा दिए हैं बॉर्डरों पर रहकर। जिस तरीके का माहौल बीच में चाइना के साथ देखने का मिला है कि चाइना को लेकर एक बार माहौल ऐसा बनाया गया कि चाइना के जो लोग हैं वो भारतीय सीमा में आ रहे हैं, तो किस तरह की तनातनी का माहौल रहता है, क्योंकि एक आपका अनुभव रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा हम जानने की कोशिश करेंगे। अश्विनी जी, जैसा कि आपको पता है, भारतीय सेना विश्व में नंबर 1 की सेना है, जो कई मोर्चों पे उसने यह दर्शा भी दिया है, चाहे वो 62 का युद्ध हो, चाहे 65 का युद्ध हो, चाहे 71 का युद्ध हो, और चाहे वो हमारा कारगिल युद्ध हो। और इसके साथ साथ में ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन रक्षक के तहत तमाम कार्रवाइयों में, तमाम युद्ध जैसे हालात या युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने अपना परचम लहराया और दुश्मन को नाके चने चबाई। और निकट भविष्य में आपने देखा होगा, चाहे वो डोकलाम हो, चाहे वो गलवान हो, उसमें भी आपने देखा कि चाइना के साथ में सीने में सीना और कंधे से सीने में सीना, आंख में आंख डाल करके बात करके और चाइना को विवश कर दिया कि वो भारतीय सेना के साथ में रुक नहीं सकता, फाइट नहीं कर सकता है। ये आपने सभी ने देखा होगा। अश्विनी जी, बिल्कुल, थोड़ा हम चलते हुए बात करेंगे क्योंकि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम आपसे जानना चाहेंगे। सेना से जुड़ी मुद्दे होंगे, कुछ राजनीतिक मुद्दे होंगे, तो इसके बारे में थोड़ा हम चलते हुए बात करें तो हमारे दर्शकों को जानकारी भी देंगे इसके माध्यम से। वीरेंद्र जी, सबसे बड़ी बात यह है कि कश्मीर का जो मुद्दा था, धारा 370, इसको लेकर एक लंबे समय तक लड़ाई लड़ी गई है। उसके बाद जब बीजेपी की सरकार दोबारा आई है और धारा 370 को हटाया गया है, ये कहा जा रहा है कि एक बड़ी चुनौती रहती थी आर्मी के लिए वहाँ पर टैकल करने की, क्योंकि कई बार पथरावबाजी होती थी, वहाँ पर सेना के जो लोग थे वो घायल हो जाते थे। तो क्या माहौल रहता था उस दौरान, और अब की बात करें तो अब कितना बेहतर महसूस हो रहा है वहाँ पे? अश्विनी जी, आपने देखा होगा कि जब से देश आज़ाद हुआ, आज़ादी प्राप्त होने के बाद में जो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान की नीयत ठीक नहीं थी और उसने हमारे जम्मू कश्मीर के ऊपर कबायली और पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर के हमला किया। उस हमला में उस समय के फील्ड मार्शल जनरल के.एम. करेप्पा, जो आज दुनिया में नहीं है, और भारतीय सेना के कुछ जवानों ने जाकर के वहाँ 27 जनवरी 48 में जाकर के उन हवाई अड्डे पे गए और हवाई अड्डा भी श्रीनगर का उन्होंने कब्जे में कर लिया था। इसके बाद में ज़बरदस्त फाइट हुई और उनको पीछे धकेल दिया गया। उस समय की सरकार ने निर्णय लिया और एक समझौते की टेबल पे आए। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि उस समय की सरकार का
कुछ निर्णय हम लोग सैनिक होने नाते ये महसूस होता है कि गलत रहा। अगर उसी समय 2 दिन और फाइट होती तो पूरा कश्मीर हमारे भारत के साथ होता, लेकिन कुछ उस समय क्या मजबूरियां रही। मैं बात करूँ कि एक नागरिक के साथ साथ एक सेना के नाते, क्योंकि सेना को हमेशा से देखा गया कि वहाँ पर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, तो जो ये फैसले लिए गए हैं जिसके बाद से सेना को कितना आराम मिला, क्योंकि हमेशा से सेना की कार्यशैली पर वहाँ की सरकारों ने सवाल भी उठाए थे, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि सेना वहाँ पर लोगों को परेशान करती, तो क्या माहौल रहता था जब आप लोग रहते थे वहाँ पे तैनाती पे? देखिए, पाकिस्तान और पाकिस्तान के एजेंटों के माध्यम से भारतवर्ष के अंदर बैठे हुए कुछ दला और जो कश्मीर के अंदर थे, जैसा आपने नाम सुना होगा अलगाववादी, या उसके साथ में अन्य तथ्य जो ये थे, जो भारतीय सैन्य शक्ति को कमज़ोर करना चाहते थे और उनके साथ में परिस्थितियां ऐसी पैदा करते थे कि भारतीय सेना मजबूरी में आकर के गोली चलाए। और आपने देखा होगा, चाहे पत्थरबाज हो कुछ भी, लेकिन भारतीय सेना के शौर्य और धैर्य दोनों की परीक्षा की घड़ी में भारतीय सैनिक खरे उतरे। जहां ज़रूरत पड़ी उन्होंने बल का प्रयोग किया, नहीं जरूरत पड़ी तो धैर्य के साथ में सारी उनके पत्थरों को भी खाया, लेकिन अंत में विजय धैर्य और शौर्य की हुई। और 370 हटने के बाद में स्थिति में बदलाव आया। लोग भी वहाँ के जान गए कि ये न कश्मीर के हित में है, न भारत के हित में है, न कश्मीरी जनता के हित में है। और धीरे धीरे परिस्थितियां बदली। 370 हटने के बाद में भारतीय सेना और वहाँ के नागरिक भी सशक्त और शक्तिवान हो रहे हैं, और मुझे लगता है आए दिन भी परिस्थितियां और भी सही होंगी। लेकिन हमको इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना, क्योंकि दुश्मन देश हर चाल चलने के लिए हमेशा अपने आप में एक नए प्लान के साथ में आता है। और मुझे लगता है कि हमारी भारतीय सुरक्षा एजेंसियां उस प्लान को भी हर जगह हर मोर्चे पे विफल करेंगी। जी वीरेंद्र जी, बात करें नेतृत्व की, तो नेतृत्व को लेकर भी बड़े सवाल होते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें प्रधानमंत्री जी का खासतौर पर, तो प्रधानमंत्री जी कई ऐसे मौक़ों पर सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए जाते रहे, चाहे वो दिवाली हो चाहे नया साल हो। कई ऐसे मौक़ों पर हुआ कि वो जो ये त्यौहार रहे हैं वो सेना के लोगों के साथ मनाए, उनके बीच में गए हैं। तो इसका कितना प्रभाव सेना के लोगों पर होता है जब उनके प्रधानमंत्री या उनके बड़े नेता जब वहाँ पहुँचते हैं, तो उसका क्या माहौल रहता है? सुनील जी, ये गर्व की बात है कि भारतीय प्रधानमंत्री सेना के साथ में दिवाली मनाए और त्यौहार मनाए। ये मनोबल को एकदम हाई लेवल पे ले जाता है। और इसका आपने देखा होगा, उसके बाद में चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो चाहे एयर स्ट्राइक हो, जो हमने दुश्मन के अंदर जाकर के की, और पूरी तरीके से हम सक्षम रहे और सफल रहे। और भविष्य में भी मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, भारतीय सशस्त्र बल इतने सक्षम हैं, चाहे वो चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो। अगर वो किसी तरीके की हिमायत करेगा तो निश्चित तौर पे उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और ये सब मुझे लगता है कि भारतीय नेतृत्व पर निर्भर है, और नेतृत्व जब सही डायरेक्शन, सही दिशा और सही आदेश देता है तो निश्चित तौर पे भारतीय सेना अपने कर्मफल में कसौटी पे खरी उतरती है। बिल्कुल, ये सही बात है कि जब देश के बड़े नेतृत्व करता है, यानी कि खासतौर पे अगर प्रधानमंत्री ऐसी जगहों पर जाते हैं तो सेना का मनोबल बढ़ता है। लेकिन सर, एक सवाल ये भी उठता है कि जब सरकार में बदलाव होता है, यानी कि अगर हम बात करें कि जब पूरी तरीके से सरकार बदलती है, तो इसका कितना प्रभाव सेना पर पड़ता है? क्योंकि जब 5 साल के बाद चुनाव होता है तो जाहिर सी बात है कि सरकार भी बदलती रहती है, तो इसका प्रभाव सेना पर कितना पड़ता है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। निश्चित तौर पर सरकार बदलने का प्रभाव पड़ता है, और हम देशवासियों से गुजारिश करेंगे कि अच्छी मजबूत सरकार हो जो कि सही निर्णय सही समय पे ले सके। ये हमारी भारतीय जनमानस से गुजारिश रहेगी कि इससे हमारे सैनिकों के मनोबल पे भी असर पड़ता है, जो कि सही रणनीति के साथ समयबद्ध योजनाबद्ध तरीके से काम करती है। और जैसा कि आपने देखा होगा कि चाइना बॉर्डर पे हमारे पहले ना तो एयरपोर्ट थे, ना सड़कें थी, ना व्यवस्थाएं वो थी। अब व्यवस्था दिन पर दिन सुदृढ़ हो रही हैं, और जो विश्व के मानक पटल के हिसाब से जो सेना को हथियार और टेक्नोलॉजी चाहिए वो हमें मुहैया कराई जा रही है, और अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग भी दी जा रही है। मुझे लगता है कि अच्छे नेतृत्व, अच्छी लीडरशिप और अच्छी सरकार ही ये ऐसा कर सकती है। अगर ये हमें पहले कर लिया होता तो मुझे लगता है कि अभी ये ज़रूरत नहीं पड़ती। निश्चित तौर पे सरकार अच्छी है, मजबूत सरकार है, तभी वो दृढ़ निश्चय के साथ में, संकल्प के साथ में, मजबूती के साथ में
और सेना को आदेश देगी और सेना भी पूरे विश्वास के साथ में उस सरकार के दिए हुए आदेशों को पालन करती है और कसौटी पे खरी उतरती है। धन्यवाद। बात करें तो ये कहा जाता है कि बॉर्डर पर हमेशा वार होते रहते हैं, छोटी बड़े वार, लेकिन ये भी कहा जाता है कि कॉम्बिंग के दौरान जो माहौल रहता है वो एक अलग माहौल रहता है। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें, क्योंकि लोकसभा चुनाव जब 2019 का हो रहा था उसमें भारतीय सेना ने एक बड़ा पराक्रम दिखाया था, तो विपक्ष की तरफ से एक सवाल ये कहा गया कि ये सर्जिकल स्ट्राइक तो हमेशा होता है सेना की तरफ से, लेकिन सरकार ने इसको जो है प्रचार प्रसार के लिए जो है दिखाया है, यानी कि जनता के अंदर एक मैसेज देने की कोशिश की। तो हम जानना चाहेंगे आपके माध्यम से, क्योंकि आप सेना में रहे हैं और आपका एक लंबा अनुभव रहा है, तो ये क्या सर्जिकल स्ट्राइक समय समय पर होते रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से हम समस्त देशवासियों के साथ साथ में विपक्षी पार्टियां, जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका एक एजेंडा होता है, वो एजेंडे पे चले। लेकिन उनसे अनुरोध करना चाहेंगे कि जब भारतीय सेना या किसी भारतीय सेना के साथ में जब इस तरीके के कार्यक्रम या पराक्रम दिखाती है तो उसके पराक्रम पे गर्व होना चाहिए, चाहे वो विपक्ष हो चाहे वो पक्ष का हो, और हर भारतवासी को गर्व होना चाहिए और विश्व में बसे हुए जो भी भारतवासी उनको भी गर्व होना चाहिए। ये ज़रूरी है कि शहीदों का अपमान और सेना के मनोबल का अपमान नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि यदि कोई ऐसा करता है जो देश शहीदों और बलिदानियों का मान और सम्मान और इतिहास के साथ खिलवाड़ करता है, चाहे वो विपक्ष में हो चाहे पक्ष में हो, तो बहुत दिन तक देश के लिए अच्छा नहीं है और भारतीय सेना के लिए अच्छा नहीं है और भारतवर्ष के हर नागरिक के लिए अच्छा नहीं है। मेरा आखिरी सवाल ये है कि जो वर्तमान की सरकार है उससे अगर हम सेना के लोगों के लिए सोचें कि सेना के भविष्य के बारे में सोचें या उनके लाभ के लिए सोचें तो कितना उपयोगी है, क्योंकि कहीं ना कहीं झुकाव जो है वो देखने को मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है तो मोदी सरकार की तरफ एक झुकाव दिखता है। तो आपका कितना मानना है कि सरकार की तरफ जो कितना बेहतर है सेना के कामकाज के लिए? आपको पता होना चाहिए अश्विनी जी, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रथम बार जब प्राइम मिनिस्टर माननीय मोदी जी बने थे तो उन्होंने वन रैंक वन पेंशन का जो बहुत लंबा मसला था उसको रिजॉल्व किया। हाँ, कुछ कमियां हैं जिसके ऊपर माननीय रक्षा मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने कहा उस पर कार्रवाई हो रही है और निश्चित तौर पे उसकी कमियों को भी दूर किया जाएगा। लेकिन बहुत बड़ा मुद्दा जो हल किया, इसके साथ साथ में अन्य चीज़ों पे डे टू डे तमाम चीज़ों को डेवलपमेंट किया जा रहा है और तमाम चीज़ों माननीय रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी तो पूरी तरीके से सेना के प्रति समर्पित हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी भी पूरी तरीके से सेना के प्रति समर्पित है। मुझे लगता है कि ये हम सब के लिए गर्व की बात है। और अवध क्षेत्र के हमारे लखनऊ के सांसद भी हैं माननीय रक्षा मंत्री जी, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद का एक नवंबर के माह में 11, 12, 13, 14 को पूरे भारतवर्ष का एक यहाँ पे समारोह हुआ था, उसमें माननीय रक्षा मंत्री जी ने अध्यक्षता की थी और उसमें एक पॉइंट दिया गया था कि जो हमारे सैनिक हैं बुजुर्ग हो जाते हैं, उनके परिवार में किसी को अगर कैंसर की बीमारी हो जाती है तो वो कैशलेस होना चाहिए और माननीय रक्षा मंत्री जी ने उसको माना और तुरंत जाके वहाँ से करवा दिया। तो मुझे लगता है कि अच्छे व्यक्ति हैं और अच्छी सरकार है और ये हम सबके लिए गौरव है, गर्व की बात है। और जब सरकार और नेतृत्व अच्छा होता है तो सेना भी खुले दिल से पूरे माँ भारती की सेवा में पूरा अपना सब कुछ तन मन धन न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। और निश्चित तौर पे भविष्य में अगर ऐसी स्थिति आती है तो चाहे पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो, चाहे देश के अंदर बैठे हुए अगर आंतरिक व्यवस्था में भी कहना लगाना पड़े, सेना अपने कर्मों में सर्वोपरि रहेगी और राष्ट्र सर्वोपरि के हित, राष्ट्र सर्वोपरि का ध्यान रखते हुए अपने कर्मों में सफल होगी। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी। ये थे वीरेंद्र जी जिन्होंने खुलकर सेना के मुद्दों पर बात की, उनकी कार्यशैली पर बात की, साथ ही जो समस्याएं थी उन समस्याओं को भी लेकर उठाया कि किस तरह की समस्याएं को चेक किया करती है सेना अपने कामकाज के दौरान। बिल्कुल इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं उस पर इस तरह के जब लोग बेबाकी से बात रखते हैं तो जनता तक ये मैसेज जाता है। मिलेंगे हम अगली बार एक नए शख्सियत के साथ, तब तक आप देखते रहिए डेली इंसाइडर। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।